हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चैम्बर्स में। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। देखिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए उससे पहले आपको पता होगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता था। कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या डिफाइन करता है, इट इज़ डिफाइन एज एनर्जी कंजर्वेशन, इज डिफाइन एंड एनर्जी कंजर्वेशन एंड एनर्जी बैलेंस। जैसे कि हमारा कोई सिस्टम है, ये है हमारा कोई सिस्टम, इस सिस्टम में हमारी कितनी हीट आ रही है और इस सिस्टम से हमारा कितना वर्क डन मिल रहा है। ठीक है, इसके बारे में स्टडी करते थे हम किसमें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। यानी कि जो कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया, क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी क्यू इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू। ठीक है, ये क्या था, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ही फॉर्मूला था। ठीक है, तो देखिए लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या करता था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो हमारा ये चीज़ नहीं बताता था क्या, कि बट इट कैन नॉट डिफाइन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोबेबिलिटी या फिजिबिलिटी ऑफ सच ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब ये कि वो जो है कि हमारा सिस्टम में किस टाइप की हीट आ रही है और किस टाइप का हमें वर्क डन मिल रहा है, वो हमारा इस चीज़ के बारे में डिफाइन नहीं करता था। तो ये क्या था, ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था, जो कि हमारा क्या सिर्फ हीट और वर्क के बारे में बताता था। बट इसकी क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं देता था कि ये किस टाइप का है, इसके ट्रांसफॉर्मेशन किस टाइप के हैं। ठीक है ना, तो इस चीज़ के बारे में ये नहीं बताता था। तो देखिए इसके लिए आया था हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। मतलब कि किसी भी सिस्टम की जो है क्वालिटी को बताता है, क्वालिटी उस सिस्टम की कैसी है। ठीक है, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि हीट कैन नॉट फ्लो इट सेल्फ फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। यानी कि उस सिस्टम की क्वालिटी इस टाइप की हो, मान लीजिए कि जैसे कि कोई हमारा सिस्टम है, ये हमारा सिस्टम हो गया, इस सिस्टम में हमारा हॉट बॉडीज, अब जैसे कोई भी हॉट बॉडी होती है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर तो खुद ही ट्रांसफ़र हो जाती है हीट। क्यों, क्योंकि जैसे आप समझ सकते हैं कि कोई भी चाय का कप है, उस चाय के कप में मान लीजिए आपकी हीट है तो वो गर्म है, थोड़ी देर बाद वो चाय ठंडी हो जाती है, तो वो क्या, हीट जो है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर ट्रांसफ़र होने लगती है। बट लेकिन अब मान लीजिए हमें कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की ओर ट्रांसफ़र करना हो, तो हमारा वो जो है कैन नॉट फ्लो इटसेल्फ, यानी कि स्वयं खुद की तरफ से नहीं हो सकती। यानी कि वो उसकी एक ऐसी क्वालिटी है कि वो खुद नहीं हो सकती, उसके लिए हमें कोई ना कोई डिवाइस यूज़ करनी पड़ेगी। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उसकी क्वालिटी को ही बताता है। यानी कि द सेकंड लॉ इज ऑल्सो यूज डिटरमाइन एज थियोरेटिकल लिमिट टू परफॉर्मेंस ऑफ मोस्टली यूज्ड इंजीनियरिंग सिस्टम हीट लाइक इंजन एंड हीट पंप। यानी कि जो हमारा हीट इंजन और हीट पंप वगैरह हैं, ये जो है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर या कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की ओर हीट ट्रांसफ़र को बताते हैं कि हमारी हीट किस तरीके से ट्रांसफ़र होगी, यानी कि वो एक क्वालिटी को दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए बट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पुट ए लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज डिफाइन एनी प्रोसेस आर स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस। अब देखिए कि आपके सामने एक नया वर्ड जुड़ गया कि ये स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है। तो चलिए इसके बारे में स्टडी करते हैं कि स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है। तो देखिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब होता है कि ओनली वन डायरेक्शन, कोई भी फ्लो जो हो रहा है, जैसे कि हम कह सकते हैं कप है, ठीक है, इसमें चाय रखी हुई है आपकी। अब ये चाय में से हीट जो है, हीट हमारी निकल जाएगी बाहर। ये एक सेल्फ हो सकता है, काम अपने आप हो सकता है, यानी कि एक डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन ये अपने आप जो है चाय में हीट दोबारा नहीं आ सकती। समझे, यानी कि चाय ठंडी तो हो सकती है लेकिन अपने आप गर्म नहीं हो सकती। तो क्या है, ये एक डायरेक्शन में फ़्लो करने वाली हीट है, यानी कि हीट जो है सिर्फ एक डायरेक्शन में फ़्लो करेगी। जैसे कह सकते हैं कप ऑफ टी, यानी कि एक कप की टी, मतलब जो हम कह सकते हैं चाय जो है वो हॉट से कोल्ड की ओर सेल्फ तो जा सकती है, लेकिन कोल्ड से हॉट की ओर नहीं आ सकती। ठीक है, यानी कि रिवर्स डायरेक्शन उसमें नहीं हो सकती।
या हम कह सकते हैं हाई टू लो फ्लो, यानी कि हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर की ओर फ्लो करती है हीट, ठीक है। तो उसको हम क्या कह सकते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसका उल्टा इसका उल्टा क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो हम कह सकते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है हमारा यही बताता है कि प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस है, यानी कि एक डायरेक्शन में फ्लो होने वाली है, या मान लीजिए वो बोथ डायरेक्शन यानी कि रिवर्स में भी फ्लो होने वाली है। तो वो हमारा कौन बताता है, वो हमारा डिफाइन करता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो देखिए जैसे कि आप समझ सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ब्लू वाले बबल्स जो हैं और येलो वाले बबल्स ये पहले सेपरेट हैं, अलग अलग हैं, ये देखिए अलग अलग हैं, ठीक है। कुछ देर बाद क्या हुआ कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि इनको हमने मिक्स कर दिया, हमने इसको मिक्स कर दिया, यानी कि मिक्स हो गए ये, अब ये आपस में मिक्स हो गए। जब ये आपस में मिक्स हो जाएंगे तो क्या होगा कि इसमें रैंडमनेस बढ़ जाएगी इसकी, ठीक है। अब इसमें डिसऑर्डरनेस यानी कि रैंडमनेस जो है हमारी वो बढ़ गई, यानी कि ये मिक्स हो गए आपस में। बट क्या है, यहाँ से देखिए अलग अलग हैं तो अलग अलग से हम इनको मिक्स तो कर सकते हैं बिना किसी भी प्रोसेस के, लेकिन इनको ये अगर ये मिक्स है तो इनको अलग अलग करना वो बहुत कठिन होता है बिना किसी प्रोसेस के। यानी कि इनको मिक्स तो आसानी से किया जा सकता है, लेकिन ये अलग नहीं किए जा सकते आसानी से बिना किसी प्रोसेस के। या हम समझ सकते हैं कैसे कि कोई एक ईंट वाला है, ये आदमी है, ये हमारा ईंटों को पकड़ रहा है, ठीक है। हमने क्या किया, ये हमारे पास एकदम लाइन से ईंटें लगी हुई थी, हमने क्या किया उनको उठा के इधर साइड फेंका तो वो रैंडमनेस बढ़ गई, यानी कि उल्टी सीधी ऐसे करके गिरने लगी। लेकिन हम इधर से उठा के अगर इधर दूसरी डायरेक्शन में फेंकें तो क्या ऐसी लग सकती हैं, नहीं लग सकती, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारी प्रोसेस जो है रिवर्स में नहीं हो सकती है। यानी कि ये प्रोसेस कैसी है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसका याद रख सकते हैं कि ये प्रोसेस किस तरीके की होंगी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होंगी। अब देखिए एनर्जी रिजर्वॉयर के आपने बारे में पढ़ा होगा। एनर्जी रिजर्वॉयर सिंपली याद रखिए, इट स्टोर हीट, यानी कि हीट को क्या करता है, स्टोर करता है, यानी कि ऊर्जा ऊष्मा को क्या करता है, स्टोर करता है, यानी एकत्रित करता है। तो देखिए एनर्जी रिजर्वॉयर जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। एनर्जी रिजर्वॉयर जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है हमारा थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा मैकेनिकल एनर्जी रिजर्वॉयर। तो देखिए थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर क्या होता है, थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर इज डिफाइंड एज अ लार्ज बॉडी ऑफ कैपेबल ऑफ एब्जॉर्ब, यानी कि जो क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है हीट को क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब और हमारा रिजेक्ट, ठीक है। अनलिमिटेड एंड अनलिमिटेड क्वालिटी ऑफ हीट, यानी कि अनलिमिटेड क्वालिटी ऑफ हीट, यानी कि बहुत सारी हीट को एब्जॉर्ब भी कर सकता है और बहुत सारी हीट को रिजेक्ट भी कर सकता है विदाउट चेंज इन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, यानी कि अपनी किसी, जैसे कि हमारा रिजर्वॉयर है, इसकी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी को बिना चेंज किए ये जो है हीट ट्रांसफ़र भी कर सकता है, और हीट एब्जॉर्ब भी कर सकता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर, ठीक है। या जैसे कि आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं, ये तो छोटा सा एग्जाम्पल है हमारा थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर का, आप समझ सकते हैं पावर बैंक। मोबाइल पावर बैंक क्या होती है कि जब हम चार्ज करते हैं तो इसमें एनर्जी आ जाती है हमारी, ठीक है, और जब हम इसको मोबाइल में लगा के यूज करते हैं तो ये एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है मोबाइल में, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके से हम कह सकते हैं ये लॉन्ग टाइम के लिए चलती है, काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं हम इसको। तो ये हमारी हीट को कैपेबल यानी कि एब्जॉर्ब भी करती है और हमारा हीट को रिजेक्ट भी करती है, ठीक है। अब मैकेनिकल एनर्जी रिजर्वॉयर, तो देखिए मैकेनिकल एनर्जी रिजर्वॉयर क्या होता है, इट इज़ रिजर्वॉयर इज डिफाइंड एज अ एडियाबैटिक बॉल कैपेबल टू स्टोरिंग वर्क, यानी कि किसी भी एडियाबैटिक बॉल के द्वारा, यानी कि कैसी, मतलब जिसमें जो है हमारा हीट जो है ट्रांसफ़र ना हो, हीट जो है ट्रांसफ़र ना हो, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो हमारा मैकेनिकल एनर्जी रिजर्वॉयर होता है जिसमें हम वर्क डन को एब्जॉर्ब कर लें, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं स्प्रिंग एक एनर्जी रिजर्वॉयर है, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी रिजर्वॉयर है। ये क्या करती है, पोटेंशियल एनर्जी को, यानी कि स्थैतिक ऊर्जा को एब्जॉर्ब करती है, कौन, स्प्रिंग, ठीक है। और फ्लाईव्हील, जैसे कि हमने बताया कि फ्लाईव्हील क्या करता है, ये भी तो एनर्जी स्टोर करता है। ये एनर्जी कौन सी स्टोर करता है, ये करता है हमारी काइनेटिक एनर्जी को स्टोर, ये काइनेटिक एनर्जी को स्टोर करता है। तो यानी कि एब्जॉर्ब एनर्जी बाई मैकेनिकल डिवाइस या पार्ट्स, यानी कि स्प्रिंग या फ्लाईव्हील के द्वारा हमारी जो एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी रिजर्वॉयर,
ठीक है, जो कि वर्क डन को एब्जॉर्ब कर ले। थर्मल एनर्जी रिजर्वायर हीट को एब्जॉर्ब करता है या हीट को रिजेक्ट करता है। ठीक है, तो देखिए अब जैसे कि कोई सोर्स है, सोर्स में से ये सिंबल काय का है, ये सिंबल है हीट निकलने का, यानी कि सिस्टम से हमारा हीट निकल रही है। अगर हमारा सिस्टम से हीट निकल रही है तो देखो सिस्टम कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, यानी कि कोल्ड हो जाएगा। और कोल्ड जब सिस्टम हो जाएगा तो हमारा वो उतना अच्छी तरीके से वर्क नहीं करेगा, यानी कि इसको जब एनर्जी निकलती है तो उसको हम क्या कह लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखना जब सिस्टम में से वर्क निकलता है, जब कोई भी सिस्टम या सोर्स हम कह सकते हैं, सिस्टम में से या सोर्स में से जब वर्क निकलता है, वर्क जो है निकलता है तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, बट हीट को नेगेटिव लेते हैं। अगर सिस्टम में अगर हम हीट दे रहे हैं तो उसको पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, उसको हम पॉजिटिव लेंगे। और मान लीजिए कि सिस्टम में वर्क दे रहे हैं तो उसको हम नेगेटिव लेंगे। ये उल्टे होते हैं एक दूसरे के, तो उनको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। है, सोर्स का काम क्या है, हीट को निकालना, और सिंक का काम क्या है, यानी कि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, हीट को निकालना। ठीक है, और सिंक का काम क्या है, एब्जॉर्ब करना है हीट को, यानी कि ये क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ये रिजेक्ट करता है, सोर्स जो है हीट को रिजेक्ट करता है। तो देखिए सोर्स मैंने बताया, सोर्स क्या होता है, Q1, यानी कि ट्रांसफ़र टू सिस्टम, यानी कि ये कोई सिस्टम है, इसमें हमारा हीट दे रहे हैं तो वो किसके द्वारा आ रहा है, सोर्स के द्वारा आ रहा है। ठीक है, यानी कि ट्रांसफ़र टू सिस्टम, यानी कि सिस्टम में ट्रांसफ़र होना, सिस्टम में ट्रांसफ़र हो रहा है। और सिंक क्या होता है, रिजेक्ट फ्रॉम सिस्टम, यानी कि सिस्टम से जो निकलने वाली है उसको कहते हैं हम सिंक में जा रही है वो हीट हमारी। या जैसे हम कह सकते हैं सोर्स क्या हो गया हमारा, जैसे कि कोई भी फर्नेस है, फर्नेस से हम हीट लेते हैं तो वो हमारा क्या, सोर्स कहलाएगा। और सिंक हम कह सकते हैं रिवर, जैसे कोई भी चीज़ है हमारा उसको हम रिवर में भेज रहे हैं, यानी कि नदी में भेज रहे हैं या फिर एटमॉस्फेयर में भेज रहे हैं, तो वो हमारा किसकी तरह वर्क करेगा, वो हमारा करेगा एक सिंक की तरह काम। ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब देखिए कि कोई भी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक इंजन है हमारे पास, आप मान लीजिए एक इंजन है हमारे पास। ठीक है, ये इसमें क्या हो रहा है कि सोर्स से हमारा हीट आ रही है, ये सोर्स है, ये हमारा सोर्स है, इसका टेम्परेचर मैंने मान लिया T1 है। ठीक है, इसका एक हमारे पास सिंक है जिसमें हीट जा रही है सिस्टम के द्वारा, सिस्टम से हीट निकल के इसमें जा रही है सिंक में, जिसका टेम्परेचर T2 है। अब देखिए ये इंजन जो है हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करके देगा, कुछ ना कुछ वर्क डन करके देगा, तो वो वर्क डन हमारा मिल गया। तो देखिए हमेशा याद रखना कि सिस्टम का जो, सिस्टम में जो हमारा इंजन है उसमें जो सोर्स का टेम्परेचर है, यानी कि T1 जो है वो हमारा, अब देखो इतना याद रखो कि कोई चीज़ आ रही है तो ज़्यादा ही आएगी। ठीक है, और जब उससे कुछ वर्क डन मिल जाएगा तो वो चीज़ क्या होगी, कम हो जाएगी, यानी कि T1 जो होता है वो हमेशा T2 से ज़्यादा होता है। T1 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन T2। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।